सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त सियासी मामलात के हवाले से बात करें तो सबसे ज़्यादा बात हो रही है साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ की वापसी से मुताल्लिक। मियाँ नवाज़ शरीफ 21 तारीख को वतन वापस आ रहे हैं, यानी अब सिर्फ चंद दिन बाकी हैं और मियाँ नवाज़ शरीफ की जो कानूनी टीम है वो इस हवाले से काम कर रही है। एक जानिब मियाँ नवाज़ शरीफ जिन्हें सज़ा दी गई थी और अपने इलाज के लिए बाहर गए थे, अब उनकी वापसी हो रही है और इस वापसी में क्या उन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा, उनको ज़मानत हिफाजती मिल जाएगी, क्या वो जेल जाएंगे या फिर जलसा करेंगे, ये बहुत से सवालात हैं जो इस वक्त किए जा रहे हैं। लेकिन क्या मियाँ नवाज़ शरीफ की वापसी के बाद इलेक्शन भी आसान और मामलात पाकिस्तान मुस्लिम नून के लिए और ज़्यादा आसान हो जाएंगे, जिसके बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम नून को लेवल प्लेइंग फील्ड में कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है और पाकिस्तान मुस्लिम नून किसी डील करके वापस आ रहे। खुर्शीद शाह साहब का भी ये बयान सामने आया और मुसलसल ये बातें भी हो रही हैं। मलिक रफ़ीक रजवाना साहब हमारे साबिक़ गवर्नर पंजाब रहे हैं, बहुत शुक्रिया रजवाना साहब आपके वक्त का। सर, आप भी मुल्तान से लाहौर पहुँचेंगे 21 को, लेकिन मसला ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के हवाले से जो बातें हो रही हैं वो ये कहा जा रहा है, खुर्शीद शाह साहब का भी बयान आपने देखा, वो कह रहे हैं कि डील की जा रही है और इस वक्त इस उम्र के हिस्से में आके 3 बार वज़ारत उस्मा के बाद इस तरह की डील करके वापस आना वो बेहतर उनके लिए नहीं है। तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब कौन सी डील करके आ रहे हैं मलिक साहब? कोई डील नहीं, कौन सी डील है जी? अब उन्होंने डॉक्टर ने इजाजत दी है और उसके बाद वो आ रहे हैं पाकिस्तान में। इलेक्शन अनाउंस तकरीबन हो गया है, करीब अब बहुत अनकरीब इलेक्शन होने वाला है। डील किस बात की? उन्होंने आके अदालतों में सरेंडर करना है, बेल के लिए अप्लाई करना है, बेल मिलेगी तो बेल पे आ जाएंगे, वरना जो कानून अपना रास्ता लेगा उसी की अमलदारी के लिए कानून पर अमल करेंगे। पहले भी उन्होंने इसी तरह से आके अपनी बेटी को भी साथ लाए और अपनी बीवी को बिस्तर मर्ग में छोड़कर लंदन से अपनी बेटी के साथ आए और सीधे अपने आप को सरेंडर करके जेल में चले गए। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। कोई डील किस बात की डील है मुझे बताइए? अदालतों में मसला है, बाकी डील क्या? इलेक्शन अनाउंस होना है, एवरी पार्टी इज सपोज टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन और हमारी पार्टी के लीडर है, हमारे कायद है वो, तो उन्होंने पाकिस्तान में 3 दफा पाकिस्तान के वजीर आज़म रहे, तो उन्हें ये हक हासिल है, हर सियासी जमात को हक हासिल है कि वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले, अपनी कैंपेन चलाए। और वक्त ऐसा है जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब का आना बहुत जरूरी है। मलिक साहब, ये कहा जा रहा है कि बैकडोर आपके जो हैं वो कहीं ना कहीं राब्ते होते हैं या हैं और इस वजह से मियां साहब के लिए आसानी, क्या ऐसा ही है सर? आसानी किस बात की मुझे बता दें, कौन सी आसानी है जी? अरे मियां साहब जो है वो जेल में थे और अब वो जेल में नहीं जाएंगे। जेल में वो उनको इश्तिहारी भी करार दिया गया एक केस में, उनके लिए वहां से भी है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए हो रहा है। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ ना सर। विशफुल थिंकिंग है कुछ लोगों की कि भी जेल में जाएंगे। बात ये, अगर कानून के मुताबिक कार्रवाई हुई और अदालतों ने मुनासिब समझा बेल देनी है या जेल में भेजना है तो कोई मसला नहीं है, इसमें किसी डील का कोई हिस्सा नहीं है। कौन सी अदालत है जिससे खुदा न खास्ता कोई डील हो सकती है या हो रही है? अब वो वक्त नहीं है। सही। अच्छा मलिक साहब, मियां साहब की वापसी हो जाती है, लेकिन आपके कुछ अपने ही रहनुमाओं के हवाले से कहा जा रहा है कि कुछ नाराज़ भी हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब की भी चीज़ें सामने हैं, वो कह रहे हैं मेरे लीडर मियां नवाज़ शरीफ हैं, बाकी वो किसी को लीडर जो है वो अपना नहीं मान रहे। तो ये कुछ और भी लोगों के हवाले से कहा गया कि मुस्लिम लीग पंजाब और मुस्लिम लीग लाहौर के सदूर जो हैं उनके भी आपस के मामलात हैं। और आज जो एक पार्टी डिसिप्लिन के हवाले से भी फैसला हुआ है कि हर किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात बातें पार्टी डिसिप्लिन की है कि बैठ के बंद कमरे में बात कर ली जाए, बाहर इन चीज़ों को ना किया जाए। तो क्या ये इतने इख्तलाफात बढ़ रहे थे कि अब ये भी अहकाम दिए गए कि पार्टी डिसिप्लिन का ख्याल रखा जाए? वजूहात क्या हुई? देखिए, पार्टी के अंदर घर में इख्तलाफात होते हैं, ये खानदान में इख्तलाफ होते हैं, भाइयों में इख्तलाफ होता है, बाप बेटे में इख्तलाफ होता है। इतनी बड़ी सियासी पार्टी है, इख्तलाफ जाती नहीं होते, इख्तलाफ राय होता है जो जमहूरियत का हुस्न है। और ये भी जमहूरी जमातों के अंदर ना हो मलिक साहब तो फिर भी जो है वो अच्छा नहीं लगता। तो ये अच्छी बात है इख्तलाफात का होना भी। मैं शुक्रिया अदा करूँगा मलिक रफ़ीक। जो बड़ा अहम मामला है जिसका जिक्र भी अभी वज़ीर इत्तलात कर रहे थे वो है दौरा चीन। जो निगरान वज़ीर आज़म मौजूद हैं
वन बेल्ट वन रोड का मामला, सी पैक के मामलात, और एक आज अच्छी बड़ी खबर आई है वो ये है कि 2 अरब की बरामदात जो है वो पाकिस्तान अब चीन को करेगा, यानी मज़ीद बरामदात में अब इजाफा होगा और इसके भी असरात पाकिस्तान की इकॉनमी को, और पाकिस्तान की इकॉनमी में इस वक्त जो असरात नज़र हमें आ रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पिछले 1 महीने में तकरीबन 48 रुपये वो कम हुई हैं, और साथ ही साथ डॉलर की कीमत जो है वो 60 रुपये से ज़ायद इस वक्त कम हो चुकी है और उसके असरात भी नज़र आ रहे हैं। तो ये तमाम तर मामलात जो हैं वो मैनेजमेंट से रिलेटेड थे जो हुए और उसके असरात आए हैं। ये कर क्यों नहीं पा रहे थे पहले हुकूमतों के दौर में, ये हुआ क्यों नहीं, हम बात करेंगे इस पर तज्जिया लेंगे। सहाफ़ी और तज्जियाकार हमारे साथ शौकत पराचा साहब मौजूद हैं। पराचा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आप इस्लामाबाद बैठते हैं, बहुत सी खबरें जो हैं वो आपके पास होती हैं, लोगों को देख भी रहे होते हैं। एक अरसा दराज से हुकूमतों के जो तरीक़ाकार है पराचा साहब वो भी आप देखते हैं। सर, ये क्या चक्कर है? ये अब हुकूमत आई है, 1-1.5 महीने में निगरान हुकूमत के दौर में आर्मी चीफ मिले, डंडा हुआ, सब कुछ रुक रहा है, ये पहले क्यों नहीं हो सकता था? थैंक यू। देखें, 2 एस्पेक्ट हैं। पहला तो जो पेट्रोलियम प्राइस है वो तो सीधा सीधा इंटरनेशनल मार्केट से लिंक है जी। और वो ने जब जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी उस वक्त उसको डीरेगुलेट कर दिया था कि मार्केट प्राइस जो होगी वो उसी को रिफ्लेक्ट किया जाएगा पाकिस्तान के अंदर। लेकिन दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, डंडे वाली जो आपने बात की, और अब भी जो डॉलर नीचे आ रहा है ये यकीनन डंडे का काम है, क्योंकि डंडा बाकायदा दिखाया गया था पाकिस्तान के अंदर। ये जो एक्सचेंज कंपनीज हैं, कोई 200 के करीब लोगों को, बड़ी, मैं आपको एक खबर भी बता रहा हूँ, 200 लोगों को इधर बुलाया गया था इस्लामाबाद में और उनको 2 लफ्ज़ों में बात की गई थी कि ये डॉलर जो है वो नीचे लेके आए, जो आपने होर्डिंग की हुई है, जखीरा अंदोज़ी की हुई है, और साथ साथ वरना आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। चूंकि ये होर्डर हैं और ये प्रॉफिट कमाते हैं, ये अब कार्टेल बना के चलते हैं, तो इसलिए। लेकिन इसका दूसरा एंगल जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लिंक्ड है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो है स्मगलिंग, कि डॉलर तो स्मगल हो रहा था अफगानिस्तान में। अगर उनकी एनुअल जो इंपोर्ट है वो 6 से 8 अरब डॉलर की हो गई है, तो उनके पास तो डॉलर नहीं है। उनके जो एसेट्स थे जो इन टर्म्स ऑफ डॉलर थे 9 अरब डॉलर के करीब, वो तो वेस्ट ने फ्रीज कर दिया, अमेरिकन बैंकों ने फ्रीज कर दिए। बाकी डॉलर उनके पास कहाँ से आता था? वो पाकिस्तान से स्मगल होके वहाँ जाता था और वही स्मगल्ड गुड जो है वो वापस पाकिस्तान आ जाता था। तो उस पर जैसे हाथ डाला गया, एक तो अफगानिस्तान से वापस जो स्मगलिंग होती थी पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान को जो नुकसान होता था वो ख़त्म हो रहा है, और साथ साथ जो है ना डॉलर स्टेबल हो रहा है। यू आर राइट कि जो माजी की हुकूमतें थीं उनको विजिलेंस रखनी चाहिए थी, माजी की हुकूमतों को जो रिट है अपनी असर्ट करनी चाहिए थी। देर आया दुरुस्त आयत अब हो रही है, तो उसके रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आ रहे हैं। सही, बिल्कुल। अच्छा, इस पे हम मजीद बात करते हैं क्योंकि चाइना का दौरा भी वज़ीर आज़म का है। सहर कामरान साहब ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये हम बात करें कि इस वक्त चाइना पाकिस्तान के मामलात एक तरफ हैं, लेकिन हम ये पूरा एक वो चीज़ें सामने आई हैं, जो फिगर्स हैं कि 1.5-2 महीनों में जब निगरान हुकूमत आई एकदम चीज़ें गईं, उसके बाद फिर वापस आई, डॉलर की कीमत कम हो रही है, चीज़ों का बेहतरी की जानिब मामलात हैं। ये जब मुंतखब हुकूमतें होती हैं, 16 महीने आप लोग भी इत्तेहादी हुकूमत थे, मिलकर भी ये वो सारी चीज़ें क्यों नहीं कर पाते कि जो बाद में आने वाली निगरान हुकूमत कर रही है, चाहे उनको सपोर्ट हो, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलती थी? क्या वजह है? देखिए, पहली बात यह है कि निगरान हुकूमत के ऊपर तो मैं इसे कमेंट करूँगी कि निगरान हुकूमत का मैंडेट जो है वो बहुत महदूद है, और जिस चीज़ को आप ये कह रहे हैं कि कंट्रोल में आ रही है, देखिए बॉर्डर के ऊपर जो है स्मगलिंग जो है वो किसी जो है निगरान हुकूमत के बस की बात नहीं कि वो रोके। ठीक है, जो आज एक कॉपरेशन मिल रहा है, अगर ये कॉपरेशन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को भी मिलता तो डेफिनेटली जो है ये स्मगलिंग रोकी जा सकती थी। इसी तरीके से जो है कुछ ऐसे आप तो इसका मतलब ये कह रही हैं कि 16 महीने आपको कॉपरेशन नहीं मिला है किसी तरह? देखिए, ये जो आपने शब्बर जैदी का मैं एक इंटरव्यू का हवाला देना चाहूंगी कि उन्होंने कहा कि उन्होंने स्मगलिंग के इशू को उठाया तो उन्हें बताया गया कि आप इस पे बात ना करें।
ठीक है ना। अब ये कि जो है अगर हम ये कहें कि जी बिजली की चोरी रोकी जा रही है, तो वापडा के चेयरमैन कौन थे और बिजली की चोरी किसने रोकनी थी। देखिए इस वक्त जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेस में एक पूरा कंट्रोल एक्सरसाइज किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि जिनकी इम्प्लीकेशंस होती हैं, और जो पॉलिटिकल जिस किस्म की एनवायरनमेंट रही, आज ना उस तरीके के लॉन्ग मार्च हो रहे हैं, ना आज जिस तरह का जो है वो 9 मई हो रहा है, ना आज इस तरह से जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो डेफिनेटली हम तो चाहते हैं एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी सामने आए। इस वक्त आप जो भी बात कर रहे हैं उससे मेरी बिजली का बिल कम नहीं हो रहा, ठीक है। आप जो भी बात कर रहे हैं इस वक्त उससे अगर मैं देखूं कि जो एक आम आदमी है उसके लिए चीजें बेहतर नहीं हो रही। बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं जिसकी वजह से चीजें हॉल्ट पर है, चीजें इम्प्रूव नहीं हो रही। तो ये जो मैं समझती हूँ कि ये एक वक्ती चीज है, जो इससे पहले भी जब भी ऑपरेशन होते हैं, जब भी जो है कोई एक्शन होते हैं, तो वो चीजें आ जाती हैं। हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की तरफ देखना है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकल क्राइसिस से बाहर निकाले, और इसके लिए रिफॉर्म्स की भी जरूरत है, इसके लिए कोऑर्डिनेशन की भी जरूरत है, इसके लिए कंसिस्टेंट पॉलिसीज की भी जरूरत है। तो ये उसी वक्त आएगा जब मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। अभी चीजें जो है वो जिस तरीके से प्रोजेक्ट हो रही हैं, हमने भी आप उसके आफ्टर इफेक्ट, अब कल वजीर आजम ने ऐलान कर दिया कि जी कपास जो है वो 8,500 से कम नहीं देते। तो मैं ये सोच रही हूँ भाई कपास तो खत्म हो गई। जब ये पूरा वक्त के अंदर जो है जब काश्तकार रो रहे थे तो आप कहाँ थे, ठीक है। इसी तरीके से जो है एक चीज की कीमत कम होती है, दूसरी चीज की बढ़ जाती है, और वो बहुत जो है ना आवाम के साथ जो एक क्राइसिस सिचुएशन है वो बहुत सीरियस है। उसको आप कैमोफ्लेज नहीं कर सकते, उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई ऐसी, ना हमें जो है फॉरेन पॉलिसी के अंदर कोई ऐसी चीज नजर आ रही है। पाकिस्तान के मतलब जिन इश्यूज के ऊपर पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्गली खड़ा होता था, उन इश्यूज के ऊपर पाकिस्तान को कहीं नजर ही नहीं आ रहा। तो मैं तो बिल्कुल ये समझती हूँ कि सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंट पॉलिसी उसी वक्त आ सकती है जब मुल्क के अंदर एक इलेक्टेड हुकूमत हो। ना कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट आई है जिसका बहुत जिक्र हो रहा था कि मैं आपको बिल्कुल ये बता सकती हूँ यकीन के साथ कि केयर टेकर हुकूमत के दौर में किसी किस्म की जो ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि विजिट्स हो जाएंगे या जो है कोई इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी, वो ज्यादा मेरे ख्याल में न्यूज में ज्यादा रहेंगे, वो प्रैक्टिकली तो नहीं हुई। तो हमें थोड़ा सा अपने उसको लेंस को दुरुस्त करना पड़ेगा और हकीकत का जायजा भी हकीकत पसंदी से लेना पड़ेगा। तो सर हकीकत पसंदाना मामला शौकत पराचा साहब, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या हालात की बेहतरी पराचा साहब, फिर वो मुंतखब हुकूमत होगी, तो मुंतखब हुकूमत होते हुए फिर हालात बेहतर हो सकते हैं। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो हुकूमत मुंतखब होके आएगी उसके पास एक तो फुल मैंडेट होगा, प्लस वो ये भी नहीं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते तक वो होगी, उसके पास 5 साल की जो टेन्योर है उसकी भी आईनी गारंटी होगी। एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो की गई कि पिछली हुकूमतों को तामन नहीं मिला, इमरान खान की हुकूमत को तो मुकम्मल तामन मिला था ना, वो तो सेम पेज वाली बात थी। तो उस वक्त ये स्मगलिंग क्यों नहीं रोकी गई, ना डॉलर की, ना ये जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत जो स्मगल हो के सामान वापस आता है। तो मेरा ख्याल है सिर्फ तामन ही काफ़ी नहीं है, बल्कि जो विल है किसी भी हुकूमत की या उसकी पॉलिसीज़ हैं वो भी बड़ा मैटर करती हैं पाकिस्तान के हवाले से। आज के इस डंडे ने जिसका आपने जिक्र किया, या आज की इस पॉलिसी ने एक चीज़ फर्म हमें ज़ाहिर कर दी कि अगर आपके अंदर विल है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो देन यू कैन डू इट। देखें ना, वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब ने कहा था ना कि आर्मी चीफ कह रहे हैं कि अगर किसी का कोर्ट मार्शल भी करना पड़ा तो मैं करूंगा, मैं ये स्मगलिंग रोकूंगा। अब कोर्ट मार्शल किन का होता है आपको भी मालूम है, जिस तामन की सेनेटर साहिबा भी बात कर रही थी। ये एक अच्छी शुरुआत हुई है और मैं यही समझता हूँ कि जो नई हुकूमत आएगी कम अज़ कम इस पे बैंक करेगी। ये बात दुरुस्त है कि जो विजिट्स या सरमायाकारों के हवाले से, लेकिन ये गवर्नमेंट सस्टेन तो कर रही है। खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा मुल्क में जो डिफ़ॉल्ट वाले नारे लगाए जाते रहे या श्रीलंका बनाए जाने वाले नारे लगाते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान में नहीं हुआ। पाकिस्तान उससे मेरा ख्याल है अब आगे बढ़ रहा है। नई गवर्नमेंट जब भी आए, चीन में अभी वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं, परसों यानी 19 को उनकी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ मुलाकात है, सदर पुतिन भी वहाँ आ रहे हैं, उनके साथ भी मुलाकात का इम्कान है। तो इसलिए जो भी डेवलपमेंट होगी, मुलाकातें होंगी,
वो तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ ही होगी ना। देखते हैं फिर क्या नतीजे आते हैं। सही, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो है कि वो इलेक्शन के ऊपर जो आप बात कर रही हैं, शहर के इलेक्शन होना और एक मुंतखब हुकूमत का आना, तो इलेक्शन जो डेट चल रही है, अभी आज भी खबर है कि मुमकिना तौर पर 28 जनवरी हो सकती है। तो इलेक्शन होता हुआ इन हालात में आपको नज़र आ रहा है वक्त पर? देखिए, पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है कि इलेक्शन हो, क्योंकि अगर आप जो है अगर पाकिस्तान के अंदर कोई मजीद आईनी बहरान पैदा होता है, यानी आपका जो है आधा सेनेट खत्म हो जाएगा, आपका चेयरमैन सेनेट नहीं रहेगा, तो डिप्टी चेयरमैन सेनेट नहीं रहेगा, आपका जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज की जरूरत है, मतलब ये इतना बड़ा क्राइसिस मुल्क को बहुत देर नुकसान पहुंचा सकता है। अभी आप जिनकी बात करें, मैं तो ठीक है, 2 सूबों में वक्त पर इलेक्शन नहीं हुए, क्या नुकसान हुआ सार साहब? 2 सूबों में इलेक्शन नहीं हुए, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्या नुकसान? ऐसी बात नहीं है। आपकी सेंट्रल के अंदर एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी। आप जिस बात से कह रहे हैं कि जिस क्राइसिस से मुल्क को निकाल दिया, जिस डिफॉल्ट से निकाल दिया, उसका क्रेडिट आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट को दें, जिसने इसका बैकलैश भी लिया और जिसने पाकिस्तान को बहरान से निकाला, डिस्पाइट के हर किस्म की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की काविशों के बावजूद। अभी पराठा साहब जी कह रहे थे कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने क्यों नहीं किया, तो यही तो हमें सवाल है कि बताएं कि ये एक पॉलिटिकल हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया, सवात ऑपरेशन से लेके फिर तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने एक कलेक्टिवली नेशनल एक्शन प्लान पास किया और उसके बाद दहशतगर्दों को वापस आके जो है बसाया गया। देखिए, पाकिस्तान ने बड़ी कॉस्ट पे की है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंदर वो साइन होती है कि आप वो मुश्किल डिसीजन ले सकती हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजन ले सकती हैं। आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो है जब 2008 के अंदर एक सियासी हुकूमत आई थी तो क्या हालात थे। आइन को बहाल करने से लेके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का मुकाबला करने से लेके इकोनॉमिक पॉलिसीज तक, जिसको आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आप कहते हैं, आज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसके इजलास की बात आप करते हैं, ये आप ये देखें कि ये हुआ कब, पाकिस्तान मेंबर कब बना, पाकिस्तान की मेंबरशिप को एक्सेप्ट किसने किया, कौन गया, रशिया। ठीक है ना, आप प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी के विजिट को याद रखें, आप GSP प्लस को याद रखें। तो ये बेहतर तो फिर यही है कि इस वक्त जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसकी स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ भी, लेकिन उसके लिए मुंतखब हुकूमत जिसके पास फुल मैंडेट हो उसका आना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सार कामरान साहब आपका। शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार, आपका भी बहुत शुक्रिया। पर नाज़रीन एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मज़ीद बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और हम बात करेंगे इस वक्त कोर्ट रिपोर्ट के हवाले से। नैब तरामीम के हवाले से जो फैसला है उस पर अपील दायर कर दी गई है और इस फैसले के हवाले से जो अपील दायर की अब क्या होगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दे दिया था। तमाम केसेस जो हैं वो खुलना शुरू हो गए, वो बंडल के बंडल बल्कि ट्रक के ट्रक वो नैब कोर्ट पहुँचे, अमला वापस आया, जजेस साहबान आए, चीज़ें दोबारा से समात में आ रही थी। अब जो है वो इस केस के हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं, हम बात करेंगे, क्योंकि नैब तरमीम में अपील दायर करने के लिए मोहलत भी तलब की है वफाकी हुकूमत ने और एक आम शहरी की जानिब से भी किया गया है। इमरान वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इमरान बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा सबसे पहले कि ये अब मामला जो अपील है वो दायर की गई है, वफाकी हुकूमत ने कुछ मोहलत तलब की है, होगा क्या तरीक़ाकार हो सकता है इसमें, और क्या ये जो अपील दायर की गई है पहले जो जजेस साहबान इस फैसला दे चुके हैं वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले के बाद क्या इतलाक होगा? देखें मुदस्सर, अब इस ये जो अपीलें आज दायर हुई हैं इसमें 2 चीज़ें हैं। पहला तो ये है कि ये मुनफरद नोयत की अपीलें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहली मरतबा दायर की गई हैं। अच्छा। एक तो वफाकी हुकूमत ने नैब तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रजू किया है। नैब तरमीम का 15 सितंबर का जो फैसला है उसको चैलेंज किया है। इसके साथ दूसरे जो एप्लीकेंट हैं वो ज़ुबैर सदीकी साहब हैं, उनकी तरफ से इस फैसले को चैलेंज किया गया है और इस्तदा की गई है कि ये जो नैब तरमीम से मुतल्लिक फ़ैसला दिया गया इसको कलअदम करार दिया जाए। अब ये 2 अपीलें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई हैं। अब ये 11 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने इस कानून को जो है बरकरार रखा था। 13 अप्रैल को इस कानून पर अमल दरामद इस पर रोक दिया गया था। तो अब फिर जब ये कानून लागू कर दिया गया है और 11 अक्टूबर को फैसला आ चुका है, इस कानून में यह प्रोविजन रखी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आर्टिकल 184(3) का जो फैसला होगा
उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो राइट ऑफ अपील जो मुतासरा फ्रीक होगा उसको एक्सरसाइज करने का राइट देगी। तो ये दो अपीलें मुनफरद नौयत की हैं कि एक नए कानून के तहत ये अपीलें जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई। इससे पहले आर्टिकल 184(3) का जो केस होता था उसमें सिर्फ नजरसानी आप दायर कर सकते थे, क्योंकि नैब के फैसले के खिलाफ 2 नजरसानी की दरखास्तें भी दायर हुई हैं, लेकिन कानून बरकरार रहने के बाद अब 2 अपीलें भी आ गई हैं। अब अपीलों पे क्या होगा? अपीलों पे ये होगा कि प्रैक्टिस कानून के तहत अब जिस बेंच ने नैब तरमीम का फैसला दिया था, जिसको साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल हेड कर रहे थे, उसमें जस्टिस इजाजुल एहसन थे और जस्टिस मंसूर अली शाह थे, जिसने 2-1 के तनासब से नैब तरमीम का फैसला दिया था। अब ये बेंच जो है अपील के जब समात होगी उस पर नहीं बैठ सकेगा। अपील दायर होने के बाद कानून के मुताबिक 14 दिन के अंदर उनको समात के लिए मुकर्रर करना है। अब नया बेंच बनेगा और इस 3 रुकनी बेंच से बड़ा बेंच बनेगा जो इस अपील पे समात करेगा। नजरसानी में महदूद स्कोप होता था, लेकिन अब अपील में प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून के बाद अब आप असर नौ जो है इस केस की समात करके लार्जर बेंच को जो है फैसला देना होगा। तो इसका मतलब ये है कि अब ये अहम मामला होगा कि वो अगर ये फैसला जो है वो कलअदम हो जाता है तो फिर तो तमाम की तमाम तर चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जो भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत अपील का मामला आया है, तो इस फैसले का जो इस केस का है अब तब तक का कोई क्या कहते हैं स्टे भी हो सकता है, क्योंकि केसेस तो बाकायदा चलना शुरू हो गए हैं। क्या ऐसी भी कोई चीज़ इब्तदाई तौर पर आ सकती है? देखें मुदस्सर, अगर हम बात करें ना फैक्चुअल, तो कानून पे स्टे नहीं होता। अच्छा। ये भी एक नई मिसाल हालिया रिसेंट पास में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आई कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को स्टे कर दिया गया और वो अप्रैल से लेकर 11 अक्टूबर तक जो है वो कानून हुक्म इम्तना पे रहा, वो सस्पेंड रहा, वो उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। अब ये जो नैब की तरमीम है ये भी एक कानून है, गो के 15 सितंबर के फैसले के बाद वो जो तरमीम थी सियासतदानों की हद तक उन तरमीम को जो है वो ख़त्म कर दिया गया और पहले वाला नैब का कानून बहाल कर दिया गया था। और पहले वाला कानून बहाल होने से सियासतदानों के जो केसेस बंद हो गए थे या फिर वो नैब को वापस भेज दिए गए थे, वो तमाम केसेस रिवाइव हो गए थे। अब जब लार्जर बेंच बनेगा तो लार्जर बेंच जो है उसमें जो पहले बेंच के जो जज साहबान हैं, बंदियाल साहब तो वैसे रिटायर्ड हो चुके हैं, उसमें इजाजुल एहसन साहब रहते हैं, जस्टिस जो मंसूर अली शाह साहब हैं वो रहते हैं। रिव्यू में तो जो फैसला होता था, जब आप रिव्यू करते थे किसी फैसले को, तो उसके चेंज होने का इम्कान 1% भी नहीं होता था। उसमें तो सिर्फ एक सवाल होता था कि आप ये बताएं कि फैसले में गलती क्या है, उसको हम दुरुस्त कर देते हैं। तो यहाँ पर तो पूरा राइट ऑफ अपील है। राइट ऑफ अपील में नए जजेस बैठे होंगे, नए जजेस जो हैं वो जब असर नौ केस की समात करेंगे। अब मंसूर अली शाह साहब जिन्होंने 15 सितंबर के फैसले से इख्तलाफ किया था नैब तरमीम के, उनका यह कहना था कि इसमें कोई बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी तरमीम से नहीं हुई और ये जो दरख्वास्त है चेयरमैन PTI की, ये तो आर्टिकल 184(3) के तकाज़ों को पूरा नहीं करती, तो उन्होंने डिसमिस कर दी थी ये दरख्वास्त। तो अब जब असर नौ इन अपीलों के ऊपर नैब तरमीम के केस की समात होगी तो अल्टीमेटली इस बात का इम्कान भी होगा कि ये मामला किसी तरफ भी जा सकता है। इसमें पहले वाला फैसला बरकरार भी रह सकता है और नैब तरमीम दोबारा से रिवाइव भी हो सकती हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इमरान वसीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे कोर्ट रिपोर्टर। ये है कि मामलात ये कैसे और कब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे हम और बात करेंगे इस वक्त इजरायली जारहियत के हवाले से, जो गज़ा में मुसलसल बमबारी की सूरत में इस वक्त हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनियों की शहादत और ज़ख्मी होने की इत्तलात दे रही हैं। साथ ही साथ गज़ा में पूरा शहर खंडर का मंजर पेश कर रहा है। स्कूल यूनिवर्सिटीज़ तो तबाह हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स में भी इस वक्त तबाही ही तबाही नज़र आ रही है। इतने लोग शहीद हो गए हैं कि अब जो है वो आइसक्रीम टक्स के अंदर उनकी लाशों को रखा जा रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल में तो जगह नहीं है। ज़ख्मियों की इतनी बड़ी तादाद है कि उनको ज़ख्म पर मरहम पट्टी करने के लिए डॉक्टर्स उतनी तादाद में मौजूद नहीं हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने, इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके वक्त का भी। ब्रिगेडियर साहब आपसे आगाज़ करते, ये जो जंग है ये जंग नहीं है, बेसिकली जंग तो फ़ौजों के दरमियान होती है, ये तो बर्बरियत है जो इजरायली बच्चों पर, ख़वातीन पर, मासूम लोगों पर, निहत्ते लोगों पर वो कर रहे हैं। लेकिन हमें बिल्कुल खामोशी नज़र आ रही है वो इंसानी हुकूक़ का नाम लेने वाले यूरोप से, वो इंसानी हुकूक़ की बातें करने वाले अमेरिका से, बल्कि साथ हो रहे हैं सारे अमल में। अगर वो साथ होंगे तो फिर ये किस जाने मामलात आगे बढ़ रहे हैं?
जी बहुत शुक्रिया। आप सही कह रहे हैं कि ये एक जंग जो हो रही है कि एक ग्रुप के साथ हो रही है। एक हम कहते हैं इसको रैक टेक है, एक मलेशिया है, एक सिविल आर्म फोर्स है। पहले जो इसराइल की जंगें थी 48 की थी, 67 की थी, 73 की थी, वो अरब ममालिक के साथ थी। अब एक ग्रुप है लोगों को, और ये यूनाइटेड नेशन की एक रेजोल्यूशन है, उसमें एक चार्टर में इनको अथराइज किया जाता है, अगर आपकी लैंड किसी फॉरेन कंट्री ने ऑक्यूपाई की है, यू हैव राइट टू डिफेंड और फाइट, आप कर सकते हैं। उसमें है। अरब ममालिक का ये मसला है कि मसाइल हैं, वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इन केस कुछ होता है, जब सिचुएशन कोई इन्वेजन पे जाती है गजा के, तो उसमें तो यकीनन अरब ममालिक को फिर अपना स्टैंड, वो दे विल नॉट बी मोर बाई स्टैंडर, कोई नहीं होंगे, फिर वो इसको चेंज करेंगे। सेकेंडली ह्यूमन राइट्स की आपने बात की है, वो बहुत अनफॉर्चुनेट है डबल स्टैंडर्ड से इंटरनेशनल कम्युनिटी की। आपने देखा होगा कि जब यूक्रेन की बात होती है, वहां पे वो कहते हैं कि यूक्रेनियंस दे आर फाइटिंग अगेंस्ट रशियन ऑक्यूपेशन, तो इनको हमने सपोर्ट करना है। जबकि ये भी यहाँ पे जो फलस्तीनी है, जो हमास वाले हैं, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट इजरायली ऑक्यूपेशन, उसकी वहां पे ये बात नहीं करते हैं। और बेसिकली वेस्ट ने ग्रीन सिग्नल इनको दिया है कि जी आप जो मर्जी करें, क्योंकि देखें ना कि इसमें बच्चे हैं, इसमें मेजॉरिटी तो बच्चे मारे जा रहे हैं, खवातीन इसमें मारी जा रही हैं, और स्पेशली आप बिल्कुल ये 11 लाख लोगों को बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हमास अगर वो एक प्राइवेट मलेशिया है, वो एक जंगजू ग्रुप है, उससे ज़्यादा तो अपना जो गुस्सा है, अपने मामलात है, वो आम निहत्ते लोगों पर इजराइल निकालने की कोशिश कर रहा है। और वो काबिज़ है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब उस जगह पर जो उनकी जगह नहीं है, और वो क्लेम करते हैं कि वो जगह उनकी है। ये हमेशा ये कहा गया कि यहूद आपके जो हैं वो दोस्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमने ये देखा हमारे अरब ममालिक, बहुत से मुस्लिम ममालिक के उनके साथ सफारती ताल्लुकात पिछले 4-5 साल में हम देख रहे हैं, आपस में उनकी तिजारतें देख रहे हैं, शेर व शकर हो गए हैं और मामलात बढ़ रहे हैं। हमें तो इस्लाम कुछ और कह रहा है और हम आज कुछ और करते नज़र आ रहे हैं। क्या फरमान है इन लोगों के लिए? बिस्मिल्लाह अला रसूलिल्लाह। देखें, हमारे लिए कुरान और सुन्नत वाज़े रास्ता और सिराते मुस्तकीम है। अल्लाह और उसके रसूल की बात हमेशा से और हमेशा के लिए हक और सच है, और उससे इनहराफ सिवाय खुसरान और सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं है। कुरान और सुन्नत ने हमारी ये रहनुमाई सदियों से की हुई है कि ये कभी भी यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते हैं। और ये हम बार बार जब कहते हैं तो हमें कहा जाता है ये एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, ये मजहब के नाम पर एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त आंखें खुल जानी चाहिए तमाम मुसलमानों की और तमाम लोगों की कि ये जो इस वक्त घुसपैठिया इसराइल है, उसके खिलाफ जो हमास या हिजबुल्लाह या दीगर तंजीमें फाइट कर रही हैं, तो बुनियादी तौर पर ये फ्रीडम फाइटर हैं, और फ्रीडम फाइटर्स में और दहशत गर्दों में फर्क होता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि मगरिब का और अमेरिका का दोहरा मयार और दोहरी पॉलिसी, कि उनके लिए फ्रीडम फाइटर की इस्तिलाह अगर कहीं यूरोप में कोई एक ग्रुप लड़ रहा हो किसी अटैकर के आगे, तो उसके लिए वो फ्रीडम फाइटर कहेंगे, और अगर कहीं कोई मुसलमान किसी काबिज के आगे लड़ रहा होगा तो उसको वो दहशतगर्द कहेंगे। और ये सबसे बड़ी बात आप इस वक्त देख लें कि इस वक्त यूके के अंदर और जर्मनी और दीगर जो मगरबी ममालिक हैं, वहां पर आज की ये खबर है, यकीनन आप इससे वाकिफ ही हैं, आगाह हैं, कि वहां पर इसराइल के अगेंस्ट किसी किस्म की भी तहरीरी या तकरीरी या किसी किस्म का मुजाहरा करने को भी उन्होंने ऑफेंस करार दिया है, उसको उन्होंने कानूनी जुर्म करार दिया है। तो अब हम सवाल पूछना चाहते हैं कि वो मगरिब के जो आज़ादी इजहार के हवाले से, हमारे नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन के हवाले से वो डिफेंड करता था कि अगर कोई रसूलुल्लाह की तौहीन करता है, गुस्ताखाना खाके शाया करता है, अगर सहाबा किराम की बेइज्जती करता है, कुरान को जलाता है, तो ये उसको आज़ादी है, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो कर सकता है। तो आज इसराइल के खिलाफ जब बड़े पैमाने पर मुजाहरे शुरू हुए हैं उसकी बर्बरियत और जुल्म के खिलाफ, तो वही जो आज़ादी इज़हार का राग लापने वाले ममालिक हैं, उन्होंने उन लोगों पर कदगन लगा दी और इसराइल के खिलाफ लिखने, पढ़ने, बोलने पर पाबंदी लगा दी। और इस वक्त भी फेसबुक हो ये दीगर आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हो, वो सारे डिलीट किए जा रहे हैं इस वजह से कि कोई शख्स फिलिस्तीनियों की हिमायत में, उन फ्रीडम फाइटर्स की या मजलूमों की हिमायत में ना बोले। और मैं हैरान होता हूँ
कि अगर यूरोप में एक कुत्ता मर जाए, उस कुत्ते के लिए ब्रेकिंग न्यूज उनकी 10-10 घंटे चलती हैं। अगर एक बच्चा, उसको कोई इंडिविजुअली बंदा कत्ल कर दे तो उसके लिए वो चीख चीख कर, मोमबत्तियां जला जला कर, और उनके साथ हमारे जो मुल्क के अंदर मगरब ज़दा और डॉलर ज़दा लोग हैं वो भी आंसू बहाते हैं। तो कहाँ हैं वो लोग कि इस वक्त 700 से ज्यादा फिलिस्तीनी बच्चों के लाशें बिखरे पड़े हैं, उनके जिस्म कटे फटे हैं, नौजवानों के सर धड़ों से अलग हैं, उनके जिस्म कटे फटे हैं, उनके मकानात तबाह कर दिए गए, हर तरफ हर बर्बरियत। लेकिन उस पर भी आवाज उठाने पर पाबंदी है कि ना आप सोशल मीडिया पे बात करेंगे, ना जो एहतजाज करते हुए उनके साथ इशारे यकजहती के लिए यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में निकल रहे थे उन पर भी पाबंदी है। तो मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे ये जानना चाहूँगा, हम देखा एंटोनी ब्लिंकन आए, इजराइल आए, फिर दीगर ममालिक, 6 ममालिक का दौरा करके वो वापस अमेरिका गए। अब ये कहा जा रहा है कि जो बाइडन जो है उनका भी दौरा मुतवक्के है। तो क्या ये फिर जंग की सूरत में ही मामलात आगे बढ़ेंगे या कुछ जंग बंदी और हालात की बेहतरी की जानिब कुछ चीज़ बढ़ सकती है? क्या किसी तरह से मजबूर किया जा सकता है कि मामलात रुकें? क्या देख रहे हैं आप इस फ्यूचर सर इसका? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है। देखें, जो टोनी ब्लिंकन की एक शटल डिप्लोमेसी थी कि वो इजिप्ट भी गए हैं, यूएई भी गए हैं, सऊदी अरब भी गए हैं और जॉर्डन भी गए हैं, फिर इसराइल आए, फिर वापस फिर इसराइल उन्होंने आके बातचीत को बेसिकली उनका आगे बढ़ाया है। तो असल में जो अब बात हो रही है सीज फायर की बात हो रही है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स तो सब ने दिए हैं, लेकिन जो बाइडेन की जो पिछले स्टेटमेंट थी 2-3 दिन पहले की, उन्होंने वाजे कहा था कि अगर ये ग्राउंड इन्वेजन होता है गजा का तो इट विल बी ए बिग मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि ईरान ने भी और हिजबुल्लाह ने कहा है कि दैट इज आवर रेड लाइन। अगर ये इन्वेजन होता है तो फिर इट मीन्स कि हम भी इसमें शामिल होंगे। इसके दुनिया जानती है और यूनाइटेड स्टेट्स को भी एहसास है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस हो सकते हैं। रीजनल कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। लेबनान ऑलरेडी इसमें हिजबुल्लाह वाले इन्वॉल्व हो रहे हैं और इस तरीके से सीरिया से भी लोग वहाँ पे हैं। तो इसका मतलब जो बाइडेन आएंगे, एक तो सॉलिडरिटी वो शो करेंगे विद इजराइलीज, लेकिन अंदर से वो यकीनन इस बात की बातचीत होगी कि जी वो आप ग्राउंड इन्वेजन न करें, सीज फायर पे जाएं। अगर देखेगा ग्राउंड इन्वेजन होता है और इनका फोकस है नॉर्थ जो गजा है इस पे, क्योंकि वहां पे हेडक्वार्टर्स से हमास को वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, पॉलिटिकली मिलिटरीली उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा मुमकिन क्यों नहीं है? क्योंकि आप जितना मारोगे लोग तो पीछे यंगस्टर्स हैं, उस पार्टी को दोबारा वो एस्टेब्लिश करेंगे। तो चांसेस हैं होपफुली कि इसमें एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनेगा और कोशिश यही होगी कि जी एक सीज फायर की तरफ जाए, कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। सही, तो ये तवक्को करते हैं कि मामलात हों। लेकिन एक चीज़ मैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, वो शेर है कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर, अब ममालिक तकसीम हैं, उनके अपने एजेंडे हैं मुस्लिम ममालिक के, लेकिन जो आवाम है वो साथ दे रही है, दिल दुख रहा है उनका। तो ऐसे अमल में क्या किया जाए? इसराइल को सिवाय यहाँ बात करने के क्या कर सकते हैं? हमारी क्या ड्यूटी है फिर? देखें, मिन हैसिल कौम तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि आलम इस्लाम पर एक यास और नाउमीदी के साए छाए हुए हैं, क्योंकि हमारे हुक्मरानों ने और हमारे अशराफिया ने हमेशा अपनी अय्याशी और सहूलत को पेश नज़र रखकर अपनी दौलत और अवामी दौलत को लुटाया है। काश के वो जो पैसा न्यूयॉर्क सिटी पे लग रहा है वो किसी एटॉमिक बम पे लगता या मिसाइल प्रोग्राम पे लगता, या जो इस वक्त बड़े बड़े टावर्स खड़े किए जा रहे हैं अरब मुल्कों में, काश कि उनका आधा भी वो अपनी आर्मी को स्टेबल करते, खड़ा करते या असलहा खरीदते, तो आज इसराइल जो इस तरह इनको बिल्कुल जैसे फजूल समझ रहा है इस्लामी मुल्कों को, तो ऐसा ना होता। लेकिन अफसोस ये है कि इस वक्त देखिए कि एक एटॉमिक पावर जो जिसकी आवाज में दम था पाकिस्तान, उसको भी किस तरह पूरी घेर गार कर माशी तौर पर कमजोर कर दिया गया, और ऊपर से हमारे ऊपर इंतहाई मादरत के साथ उन लोगों को मुसल्लत किया हुआ है कि जो बिलियों की बिलियां हैं, और उनको मैं समझता हूँ कि हमला करना तो छोड़, फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा होना तो छोड़, वो जज का बयान तक अभी तक नहीं दे सकें, और वो आलम इस्लाम को झंझोड़ नहीं सकें, वो दुनिया को नहीं बता सकें। और दूसरी तरफ अब आप देख लें कि एक वजीर आता है, मिनिस्टर आता है इसराइल, और वो आकर कहता है कि मैं मिनिस्टर बाद में हूँ, मैं ज्यू और मैं यहूदी पहले हूँ। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो तो यूरोप से लेकर अमेरिका तक तमाम के तमाम इसको मुकद्दस जंग कहकर इसराइल के साथ खड़े हो गए। तो जो आप मुसलमान हैं, किबला अव्वल आपका वहां मौजूद है, और आपकी इज्जत, हमीयत, गैरत
वो सब वहां पर मौजूद है। तो फिर बताइए हमें वो कौन सी चीज है कि जो इस बात पर परेशान कर रही है कि हम खुल खुला कर इस हवाले से अपना मौकफ सामने नहीं रखते। देखें, कौमें बड़े बड़े जनाब पैसों से और बड़े बड़े प्रोजेक्टों से नहीं, कौमें अपनी गैरत से पहचानी जाती हैं। करीबी मुल्क अफगानिस्तान को देख लें कि वो लोग 20 साल तक उन्होंने एक मोटिव और एक नुक्ते नजर पे खड़े रहे और उन्होंने दुनिया की सुपर पावर को किक आउट किया। और आज वही दुनिया कह रही है कि वो जो अजड़ जाहिल जिनको कहते थे ये सिग्नेचर की जगह अंगूठे लगाएंगे, आज उनकी इकोनॉमी और उनका नज्म और उनका हुकूमत चलाने का निजाम वो सब हैरत बदंदा है कि ये क्या है। मैं कहता हूँ ये इस्लामी पावर है, ये इस्लामिक पावर है। अफसोस तो ये है कि मुल्क हमारे इस्लामी है, निजाम वहां पर आलम कुफ्र का राइज किया जा रहा है और वहां पर बैठे हुए लोग वो ऊपर से मुसलमान हैं, अंदर से यहूदो हुनूद और सहूलियत के आलाकार हैं। वगरना 57 इस्लामी मालिक जिनके कुल रकबे के मुकाबले में इसराइल 1.2% है, यानी 1% से कुछ ज्यादा है मुसलमान मुल्कों के मुकाबले में उसका रकबा, और उसकी पॉपुलेशन और उसकी आबादी हमारा गालिबन 1 या 2% भी नहीं बनता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ आखिर क्या वजह है कि वो इस तरह खुलेआम दंदनाता फिर रहा है। उसकी वजह ये है कि हम एक ही नारा लापते रहे और हमने अपनी कौम को लॉलीपॉप दी है, अमन अमन अमन। मैं पूछना चाहता हूँ जो कौमें पिछले 50 सालों से जंगों में है, अमेरिका लगातार जंगों में है, यूरोप लगातार जंगों में है, रूस लगातार जंगों में है, वो जो जंग खेल रहे हैं वो तो तरक्की करके कहां चले गए। इसराइल एनी टाइम जंग में, वो कितना मजबूत हो गया। और ये जो अमन की रट लगाने जंग भी जो है वो अमन के लिए ही होती है। ये भी एक बड़ा अहम पॉइंट है। जंग भी अमन के लिए, तो अमन कायम करना भी जरूरी है। अगर अमन तबाह कर रहा है पूरे खित्ते का तो वो नजर आ रहा है कि इसराइल है जो अमन का इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन भी है। बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, आपका भी सर बहुत शुक्रिया। चीन में इस वक्त जो सिचुएशन है वो सबके सामने है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे इस वक्त मैच के हवाले से। और वर्ल्ड कप चल रहा है, लेकिन वर्ल्ड कप में भी जिस तरह से डबल स्टैंडर्ड इंडिया के नज़र आए हैं, एक तरफ रिजवान नमाज पढ़ रहे हैं तो उनके खिलाफ शिकायत हो रही हैं, वो अपनी जीत जो है, अपनी सेंचुरी है वो फ़लस्तीनियों के नाम कर रहे हैं, तो भी उनके खिलाफ पूरी शिकायतों के अंबार ICC को लगाए जा रहे हैं। और अगर पाकिस्तानी टीम जो है वो अपने जीत की सेलिब्रेशन कर रही है तो उस पर भी ये सारे मामलात हैं। तो खेल के साथ खिलवाड़ भी भारत में वहाँ नज़र भी आ रहा है। तो इस वक्त पाकिस्तान की टीम बेंगलोर पहुँची है, लेकिन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की टीम के जो प्लेयर्स हैं वो बीमार हो गए हैं, सफ़र की थकान हो गई है, कुछ को फ्लू और कुछ को बुखार हुआ है। आज बेंगलोर में प्रैक्टिस सेशन भी था जिसे पहले मनसूख किया गया, फिर रखा गया, फिर मनसूख किया गया। और इस वक्त हम नईरुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नईर साहब, इस वक्त आपको भी खबरें सामने आ गई होंगी कि पाकिस्तानी टीम जो है वो बीमार हो गई है, वहाँ बेंगलोर में पहुँचे हैं, सफ़र की कुछ थकान है। अगला मैच बड़ा अहम है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया ने कल कुछ कम बैक किया, मैच भी जीत लिया है। पाकिस्तान के लिए भी अब डू एंड डाई वाले मामलात होंगे कि ये मैच लाजमी जीतना, और जीतना है तो क्या करना होगा? को अगर जीतना है तो मैं समझता हूँ कि इसको अपने पोटेंशियल के मुताबिक खेलना है। दे आर प्लेइंग बिलो पार देयर पोटेंशियल। जो इनके अंदर कहते हैं अगर वो ये बरूए कार ले आए और थोड़ा सा ODI को टेस्ट मैच मोड से बाहर निकाल लें, ये देख लें कि ये एक ऐसी गेम है जिसमें उस दिन आप देखें इंडिया ने 10 ओवर में हमारे मुकाबले में 79 रन्स किए, हमने 49 रन्स किए। तो जो पावर प्ले है उसका फायदा उठाना है। डॉट बॉल्स कम से कम खेलनी है। डॉट बॉल 10 ओवर नहीं लगा सकते, किसी बॉल पर सिंगल उस पर डबल तो लेने, लेकिन ये नहीं है कि जी वो सीधी डॉट बॉल हो रही है या तो विकेट कीपर के। तो अब देखते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही होती है। बहुत शुक्रिया नईरुद्दीन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।